नमस्कार दोस्तों, लर्न विद लक्ष्मण धर्मराज इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया इस भाषण के संदर्भ में बात करेंगे। यह वीडियो उनके आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया इस भाषण का हिंदी अनुवाद है। इस वीडियो के पूर्व मैंने डॉक्टर कलाम के आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया का अंग्रेजी वर्जन अपलोड कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप पहले उसे देखें और फिर आके इस वीडियो को देखें। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं डॉक्टर कलाम के आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, जिसका अनुवाद किया जाता है भारत के लिए मेरे 3 विजन है के बारे में। प्रस्तुत पाठ भारत के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए कई प्रेरणादायी भाषणों में से एक हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को व्यापक रूप से मिसाइल मैन तथा भारत के पीपल्स प्रेसिडेंट जैसे विभिन्न विशेष उपनामों से भी जाना जाता है। साथ ही वह एक बलशाली और विकसित भारत के निर्माण के भविष्य सूचक और दूरदर्शी मिशन के लिए भी प्रसिद्ध थे। अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से उन्होंने भारत के लिए अपने मिशन को उत्साह से रखा है, जो उनके जीवन का मिशन स्टेटमेंट भी रहा है। डॉक्टर कलाम को भारत के विद्यार्थियों के प्रति अपार प्रेम और उनके दृष्टिकोण के वाहक और निष्पादक के रूप में अटूट विश्वास था। यह भाषण डॉक्टर कलाम ने 25 मई 2011 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में दिया था। इस भाषण में डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है और इसे प्राप्त करने के मार्गों को भी प्रतिपादित किया है। अउल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें सार्वजनिक रूप से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नगर में हुआ था। मेघालय राज्य के शिलोंग नगर में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के रूप में की थी। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में प्रवेश किया, जिसे पहली बार भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। डॉक्टर कलाम 1982 में फिर से DRDO में सम्मिलित हुए। वहां उन्होंने कई सफल मिसाइलों का निर्माण करने वाले कार्यक्रम की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम के इसी अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन यह गौरवशाली संबोधन प्राप्त हुआ। एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर कलाम ने भारत की मिसाइलों और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। 1992 से 1997 तक वह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और उसके पश्चात उन्होंने 1999 से 2001 तक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। यहाँ उनका रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का था। देश के 1998 के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी भूमिका प्रमुख थी। उस भूमिका ने डॉक्टर कलाम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित कर दिया। भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु शक्ति से लैस करने में उनके अपार योगदान के परिणाम स्वरूप सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव हुआ। 1998 में डॉक्टर कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने एक रोड मैप के रूप में वर्णित किया। भारत को बदलने के लिए विजन 2020 के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर कलाम की इस योजना में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में प्रौद्योगिकी का प्रयोग और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आदि सम्मिलित है। डॉक्टर कलाम ने कई ग्रंथों का लेखन किया है, जिनमें एक प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, जिसे 1999 में प्रकाशित किया गया था, भी शामिल है। उनके कई पुरस्कारों में भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, जो उन्हें सन 1990 में प्राप्त हुआ, और भारत रत्न, जो उन्हें 1997 में प्राप्त हुआ, प्रमुख है।
तो आइए आरंभ करते हैं मेरे पास भारत के लिए 3 विजन हैं के अनुवाद को। हमारे इतिहास के 3000 वर्षों में संपूर्ण विश्व से लोग आए और हम पर आक्रमण किया, हमारी भूमि पर कब्जा किया, हमारे मन को संक्रमित किया। सिकंदर के पश्चात ग्रीक, तुर्क, मुगल, पुर्तगेज, अंग्रेज, फ्रेंच, डच आदि सभी ने आकर हमें लूटा, जो हमारा था उसे छीन लिया। परंतु हमने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की। हमने उनकी भूमि, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास पर कब्जा नहीं किया और अपने जीवन के तरीकों को उन पर थोपने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। इसीलिए मेरा प्रथम विजन स्वतंत्रता का है। मैं विश्वास करता हूं कि भारत को अपना प्रथम विजन 1857 में मिला, जब हमने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया था। यह वही स्वतंत्रता है जिसकी हमें रक्षा करनी है और उसका पोषण करना है और उस पर निर्माण करना है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। मेरा द्वितीय विजन भारत के विकास के लिए है। 50 वर्षों से हम एक विकासशील राष्ट्र हैं। समय आ गया है कि हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें। हम जीडीपी के मामले में विश्व में शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। अधिकतर क्षेत्रों में हमारा विकास दर 10% है। हमारी गरीबी का स्तर गिर रहा है। हमारी उपलब्धियों को आज विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। फिर भी हम आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं और हम स्वयं को एक विकसित, आत्मनिर्भर और स्वयंपूर्ण राष्ट्र के रूप में नहीं देखते हैं। क्या ये गलत नहीं है? मेरा एक तीसरा विजन भी है, भारत को दुनिया के सामने खड़ा हुआ देखना। मेरा मानना है कि जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। हमें न केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में, किंतु एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी शक्तिशाली होना होगा। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। मेरा सौभाग्य था कि मैंने 3 महान मस्तिष्कों, अंतरिक्ष विभाग के डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके उत्तराधिकारी प्रोफेसर सतीश धवन और परमाणु सामग्री के पिता डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ कार्य किया। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उन तीनों के साथ मिलकर काम किया और इसे मैं अपने जीवन का महान अवसर मानता हूँ। मैं अपने करियर में 4 मील के पत्थर देखता हूँ। मैंने इसरो में 20 वर्ष व्यतीत किए हैं। मुझे भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, जिसने रोहिणी को लॉन्च किया था, का परियोजना निर्देशक बनने का अवसर प्रदान किया गया। इन वर्षों ने मेरे एक वैज्ञानिक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो के वर्षों के बाद मैं DRDO में सम्मिलित हो गया और मुझे भारत के निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का भाग बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा दूसरा परमानंद था जब अग्नि ने 1994 में अपने मिशन आवश्यकताओं को पूर्ण किया। परमाणु ऊर्जा विभाग और DRDO ने निकटतम समय में 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण में यह अद्भुत साझेदारी की थी। यह मेरा तीसरा परमानंद था। इन परमाणु परीक्षणों में अपनी टीम के साथ भाग लेने और दुनिया को यह साबित करने कि भारत यह करने में सक्षम है कि हम अब एक विकासशील राष्ट्र नहीं परंतु उनमें से एक है, यह मेरा तीसरा परमानंद था। तथ्य यह है कि हमने अब अग्नि के लिए एक पुनर्प्रवेश संरचना विकसित की है, जिसके लिए हमने यह नई सामग्री विकसित की है, कार्बन नामक एक अत्यंत हल्की सामग्री। एक दिन निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मेरी प्रयोगशाला को भेंट दी। उन्होंने सामग्री उठाई और उसे इतना हल्का पाया कि वह मुझे अपने अस्पताल ले गए और मुझे अपने रोगी दिखाए। वे नन्ही लड़कियां और लड़के थे। उनके पास भारी धातु के कैलिपर थे जिसका वजन 3 किलोग्राम से अधिक था। वो उससे अपने पैरों पे चारों ओर खींच रहे थे। सर्जन ने मुझसे कहा, कृपया मेरे रोगियों का दुख दूर करें। 3 हफ्तों में हमने 300 ग्राम के कैलिपर्स बनाए और उन्हें ऑर्थोपेडिक सेंटर में ले गए। बच्चों को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। अपने पैरों पर लगभग 3 किलो भार खींचने की बजाय वे अब घूम सकते थे। उनके माता पिता की आंखों में अश्रु थे। वह मेरा चौथा परमानंद था। यहां का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? हम भारत में अपनी शक्ति, अपनी उपलब्धियों को पहचानने में इतने लज्जित क्यों हैं? हम इतने महान राष्ट्र हैं। हमारे पास अनेक आश्चर्यजनक यशोगाथाएं हैं, परंतु हम उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। क्यों? हम दुग्ध उत्पादन में प्रथम हैं,
सुदूर संवेदन उपग्रहों में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में हम नंबर 1 हैं। हम गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। हम चावल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। डॉक्टर सुदर्शन को देखिए, उन्होंने आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर इकाई में परिवर्तित कर दिया है। ऐसी लाखों उपलब्धियां हैं, लेकिन हमारा मीडिया केवल बुरी वार्ताओं, असफलताओं और आपदाओं में ही डूबा हुआ है। मैं एक बार तेल अवीव में था और मैं इजरायली समाचार पत्र पढ़ रहा था। यह वह दिन था जब बहुत सारे आक्रमण और बमबारी और मौतें हुई थी। हमास ने हमला किया था, परंतु प्रथम पृष्ठ पर एक यहूदी सज्जन की प्रतिमा थी। उन्होंने 5 वर्षों में अपने रेगिस्तानी भूमि को एक आर्किड और एक अन्न भंडार में परिवर्तित कर दिया था। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर यह प्रेरक प्रतिमा थी, जिसे देखने प्रत्येक व्यक्ति जागी थी। हत्याओं, बमबारी, मृत्यु आदि का रक्तपाती विवरण समाचार पत्र के अंदर था, अन्य वार्ताओं में दफन किया गया था। भारत में हम केवल मृत्यु, बीमारी, आतंकवाद, अपराध के बारे में पढ़ते हैं। हम इतने नकारात्मक क्यों हैं? एक और प्रश्न, एक राष्ट्र के रूप में हम विदेशी चीजों के प्रति इतने आग्रही क्यों हैं? हमें विदेशी टीवी चाहिए, हमें विदेशी शर्ट चाहिए, हमें विदेशी तकनीक चाहिए। आयातित हर चीज के लिए इतना आग्रह क्यों? क्या हम नहीं जानते कि स्वाभिमान आत्मनिर्भरता से आता है? मैं एक व्याख्यान देने हैदराबाद में था जब एक 14 वर्ष आयु की लड़की ने मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगा। मैंने उससे प्रश्न किया कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। उसने उत्तर दिया, मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको और मुझे इस विकसित भारत का निर्माण करना होगा। आपको घोषणा करना चाहिए कि भारत एक अविकसित राष्ट्र नहीं है, यह एक अत्यधिक विकसित राष्ट्र है। क्या आपके पास 10 मिनट हैं? अपने देश के लिए 10 मिनट मिलेंगे? अगर हां, तो पढ़िए, अन्यथा चुनाव आपका है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार अक्षम है। आप कहते हैं कि हमारे कानून अत्यंत पुराने हैं। आप कहते हैं कि नगर पालिका कूड़ा नहीं उठाती। आपका कहना है कि फोन काम नहीं करते हैं, रेलवे एक मजाक है, एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब है, मेल कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप कहते हैं कि हमारा देश कुत्तों को खिलाया गया है और परम गड्ढे में है। आप कहते हैं और कहते हैं, परंतु आप इस विषय में क्या करते हैं? सिंगापुर प्रस्थान कर रही एक व्यक्ति को ले लें, उसे एक नाम दें, आपका। उसे एक चेहरा दें, आपका। आप हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं और आप अपने अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होते हैं। सिंगापुर में आप सिगरेट के बट्स को सड़कों पर नहीं फेंकते, दुकानों में नहीं खाते। आपको उनके भूमिगत रस्तों पर उतना ही गर्व है जितना उनको। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच ऑर्चर्ड रोड, माहिम काजवे या पेडर रोड के समतुल्य के माध्यम से ड्राइव करने के लिए लगभग 760 रुपये का भुगतान करते हैं। आप अपने पार्किंग टिकट को पंच करने के लिए पार्किंग स्थल पर वापस आते हैं यदि आप किसी रेस्तरां या शॉपिंग मॉल में अधिक समय तक रुके हैं। सिंगापुर में आप कुछ नहीं करते हैं क्या? दुबई में रमजान के काल में आप सार्वजनिक रूप से भोजन करने का साहस नहीं करेंगे। आप जेद्दा में अपना सर ढके बिना बाहर जाने का साहस नहीं करेंगे। आप लंदन में टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारी को 10 पाउंड प्रति माह पर अपने एसटीडी और आईएसडी कॉल के बिल किसी अन्य के नाम डालने के लिए खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे। आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक की गति से वॉशिंगटन की सड़कों पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे। और आप ट्रैफिक पुलिस से यह नहीं कहेंगे कि जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं ढिमके का पुत्र हूं, अपने 2 रुपए ले और चलता बन। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर कूड़ादान के अतिरिक्त कहीं भी खाली नारियल के खोल को नहीं फेंकेंगे। आप टोक्यो की सड़कों पर पान क्यों नहीं थूकते? क्यों नहीं आप बोस्टन में परीक्षा जॉकी का उपयोग करते या नकली प्रमाण पत्र खरीदते? हम अभी भी उसी आप के संदर्भ में वार्तालाप कर रहे हैं। आप जो दूसरे देशों में एक विदेशी प्रणाली का सम्मान करके उसके अनुरूप हो सकते हैं, किंतु अपने आप के राष्ट्र में नहीं। आप जिस क्षण भारत की भूमि पर पग धरेंगे, सड़क पर कागज और सिगरेट फेंकना प्रारंभ करेंगे। यदि आप एक विदेशी देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो आप यहां भारत में उसी प्रकार क्यों नहीं हो सकते? एक बार एक साक्षात्कार में बॉम्बे के प्रसिद्ध भूतपूर्व नगर आयुक्त श्री नितिन तिनिकर ने एक बात रखी थी। धनी लोगों के कुत्तों को हर जगह समृद्ध बूंदों को छोड़ने के लिए सड़कों पर ले जाया जाता है। उसके पश्चात वही सज्जन आलोचना करने और प्राधिकरण को अक्षमता और अस्वच्छ फुटपाथ के लिए दोष देने के लिए तैयार रहते हैं। वे क्या अपेक्षा करते हैं? प्रत्येक समय जब उनके कुत्तों को उनकी आंतों में दबाव महसूस होता है तो झाड़ू लेकर नीचे उतरें। अमेरिका के हर कुत्ते के मालिक को अपने पालतू जानवर के काम करने के बाद सफाई करनी पड़ती है। जापान में वैसा ही है। क्या भारतीय नागरिक यहाँ ऐसा करेंगे?
उनकी बात सत्य है। हम सरकार चुनने के लिए चुनाव में जाते हैं और उसके पश्चात सभी दायित्व भूल जाते हैं। हम लाड़ प्यार चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी, जबकि हमारा योगदान पूर्ण रूप से नकारात्मक है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सफाई करेगी, लेकिन हम जगह जगह कूड़ा बीनना बंद नहीं करेंगे और न ही हम कागज का एक टुकड़ा उठाकर कूड़ेदान में फेंकने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे साफ सुथरा बाथरूम उपलब्ध कराएगा, परंतु हम बाथरूम का उचित उपयोग को नहीं सीखेंगे। हम चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया सर्वोत्तम भोजन और प्रसाधन प्रदान करें, परंतु हम प्रत्येक अवसर पर चोरी करना बंद नहीं करेंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए भी हैं जिन्हें जनता के प्रति सेवा को पारित नहीं करने के लिए जाना जाता है। जब महिलाओं, दहेज, बालिका और अन्य से संबंधित दहकते सामाजिक मुद्दों का विषय आता है तो हम जोर जोर से विरोध करते हैं और घर पर उसके विपरीत करना जारी रखते हैं। हमारा बहाना, यह संपूर्ण व्यवस्था बदलनी चाहिए। केवल मेरे पुत्र को दहेज लेने से रोकने से क्या परिवर्तन होगा? तो व्यवस्था को कौन बदलेगा? एक व्यवस्था में क्या सम्मिलित होता है? हमारे लिए बड़ी सहजता से इसमें हमारे पड़ोसी, अन्य घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार शामिल है। जब वास्तव में सकारात्मक योगदान देने का समय आता है तो हम स्वयं को अपने परिजनों के साथ सुरक्षित घोंसलों में बंद करते हैं और अन्य राष्ट्रों की ओर देखते हैं और किसी मिस्टर क्लीन के आने की प्रतीक्षा करते हैं जो अपने हाथ के जादुई घुमाव के साथ हमारे लिए चमत्कार करें। नहीं तो हम देश छोड़कर भाग जाते हैं। आलसी डरपोकों के समान हम उनकी महिमा का आनंद लेने और उनकी प्रणाली की प्रशंसा करने के लिए अमेरिका निकल जाते हैं। जब न्यूयॉर्क सुरक्षित हो जाता है तो हम इंग्लैंड की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब इंग्लैंड बेरोजगारी का अनुभव करता है तो हम अगली उड़ान गल्फ के लिए लेते हैं। जब गल्फ में युद्ध होता है तो हम भारत सरकार से बचाने और स्वदेश लाने की मांग करते हैं। हर कोई देश को गाली देने और उसका बलात्कार करने निकला है। प्रणाली का पोषण करने के संदर्भ में कोई विचार नहीं करता। हमारी अंतरात्मा धन की बंधक हो गई है। प्रिय भारतीयों, मैं भारतीयों के लिए JF कैनेडी के अपने साथी अमेरिकियों के लिए कहे गए शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहा हूं। यह प्रश्न कीजिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं और भारत को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के समान बनाने के लिए जो किया जाना आवश्यक है वो कीजिए। आइए हम वही करें जिसकी भारत को आवश्यकता है। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भाषण समाप्त होता है। मुझे आशा है कि यह भाषण आपको उपयुक्त लगा होगा। अगर आपको यह भाषण उपयुक्त लगा हो और ये वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।